नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात कर रहे थे सीज ऑफ फायर की, जो जिस तरीके से सीज ऑफ फायर के लिए दोनों देशों में रजामंदी हो गई वो, लेकिन एक्ट ऑफ वार को जिस तरीके से भारत ने प्रमोट किया और कहा है कि आतंकवादी घटना को एक्ट ऑफ वार कहा जाएगा, माना जाएगा, उस पर आज हम चर्चा करने वाले थे। नए भारत के आतंकवाद के प्रति नए भारत की सोच की हम चर्चा करने वाले थे और इस सोच के कारण भारत के विदेश नीति में आने वाले बदलाव हम चर्चा करने वाले थे। लेकिन उससे पहले आज हम चर्चा करेंगे जिस तरीके से अमेरिका की पहल के बाद भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए हामी भर दी है। हालांकि पाकिस्तान अमेरिका के पास जो है काफी गुहार लगा रहा था, काफी मन्नतें मान रहा था, मनुहार कर रहा था कि भारत को सीज फायर के लिए मनाया जाए। उसके बाद अमेरिका ने दखल दिया, बीच बचाव किया और भारत को सीज फायर के लिए मना लिया। लेकिन भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए हामी भरी है और 12 तारीख को एक अहम बैठक दोनों जो देश है भारत और पाकिस्तान के दोनों देशों के बीच में 12 तारीख को एक अहम बैठक होने वाली है। और भारत ने जो शर्तें रखी है, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका कहता है हमेशा मोदी के बारे में कि मोदी इज ए टफ नेगोशिएटर, तो उस टफ नेगोशिएटर ने सीज फायर के लिए हामी भरने के लिए जो शर्तें रखी है उसमें सिंधु जल समझौता को जो स्थगित किया है वो जारी रहेगा। और अभी जो डिप्लोमेट दोनों के बीच में जो वीज़ा को लेकर के जो बातें थी वो बातें जारी रहेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 12 तारीख को खुल करके सामने आएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम ये भी बात करेंगे कि आतंकवाद, एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, इस पर जो भारत ने अपनी बातें रखी है। और हो सकता है इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। आमतौर पर सरकारें बदलती है, पार्टी और नेता भी बदल जाते हैं, लेकिन विदेश नीति में कोई बदलाव यदा कदा ही होता है। और इसी से समझा जा सकता है कि विदेश नीति में बदलाव कितना अहम होता है। और अब तक भारत अपनी सीमा के भीतर हुए हर आतंकी घटना को आतंकवाद की घटना मानकर उसकी जांच करती थी, उस पर प्रतिक्रियाएं देती थी। इसकी जांच स्थानीय पुलिस और एनआईए के लिए एक गठित या जो दूसरी जो एजेंसियां हैं जो इस घटना को या आतंकवादी घटना को जांच करने के लिए गठित की जाती थी वही करती थी। सेना का इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती थी। लेकिन अब जब आतंकवाद की घटना को एक्ट ऑफ वॉर मान लिया जाएगा तो किसी भी आतंकी घटना को देश के खिलाफ युद्ध मानकर उसका जवाब दिया जाएगा। ये भारत का स्टैंड है और ये अमेरिका को भी साफ कर दिया गया। मतलब ये कि आतंकी घटना का जवाब सेना देगी और यह जवाब केवल आतंकी या आतंकी संगठनों को नहीं बल्कि उस देश को दिया जाएगा जहां से इस आतंकियों या उनके संगठनों को संरक्षण मिलता है। आतंकवाद को एक्ट ऑफ वॉर घोषित करने की पॉलिसी केवल पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह संदेश होगा कि भारत अब आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। कल जो हमने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके की पॉलिसी अमेरिका और इजराइल की है उसी दिशा में भारत ने भी अपने ऑपरेशन सिंदूर को चलाया है, बढ़ाया है और अब आतंकवाद को एक्ट ऑफ वॉर घोषित करने की बात कहकर भारत ने उस पर मुहर भी लगा दी है। इस अवसर पर मुझे राष्ट्रकवि दिनकर की जो रस्मी रति है उनकी कुछ पंक्तियां याद आ रही है, जिसे मैं चाहता हूं कि आप भी सुने कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाला सघन सांसों में पाता जन्म पवन पर, जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन छा जाता है चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांधो अनंत गगन, सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना तूने पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वेणी पखर, फरशेष नाग डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। रश्मि रथी की इन पंक्तियों के साथ आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आतंकवाद को एक्ट ऑफ वॉर मानने की नीति से पाकिस्तान सुधर जाएगा, क्या पाकिस्तान के विदेश नीति में यह बदलाव विश्व के मानचित्र पर भारत को एक मजबूत पहचान दिलाएगा, क्या दुनिया के देश भारत के विदेश नीति में हो रहे इस बदलाव को
अपने तरीके से देखेगी या किस तरीके से देखेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और यह भी चर्चा करेंगे कि आज जो सीज फायर हुआ है उस सीज फायर को हम अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि इस सीज फायर पे उनका क्या कहना है। क्या पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर अमेरिका की दखल के बाद, अमेरिका की पहल के बाद हुआ है, क्या यह लंबा चलेगा? और भारत ने जो शर्तें दी है क्या उस शर्तों पर पाकिस्तान मानेगा? 12 तारीख की बैठक के बाद इसका फैसला होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आई है, वो खबर भी मैं आपको दिखाता हूं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे कि जो बड़ी खबर आ रही कि सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक जो है अपने अहम नेताओं के साथ, तीनों सेना अध्यक्षों, एनएसए और डोभाल जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीज फायर को लेकर बैठक चल रही है अभी तत्काल 5 बजे से सीज फायर है। उसके बाद आगे की रणनीति पर जो चर्चा होगी उस चर्चा को लेकर के यह बैठक की जा रही है। तीनों सेनाध्यक्ष और एनएसए डोभाल जो है इस बैठक में मौजूद है, रक्षा मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। और उनके बाद सीज फायर में के बाद पीएम की यह बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें 12 तारीख में, जब 12 तारीख को बातचीत होगी, 12 मई को जो बातचीत होगी पाकिस्तान के काउंटर पार्ट के साथ, तो वहां पर भारत की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से अपनी शर्तों पर मनवाया जाएगा, इन सारी चीजों पर रणनीति क्या बनेगी, इस पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री के आवास पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीनों सेनाध्यक्ष, एनएसए डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ये बड़ी बैठक हो रही है। सीज फायर के बाद ये अहम और बड़ी बैठक। तो सीज फायर की घोषणा करते हुए भारत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा भारतीय जो सोफिया जो है वो उन्होंने क्या कहा कर्नल ने, और जो मिस्री हैं जो विदेश विभाग के सचिव है विदेश मंत्रालय के, उन्होंने क्या कहा, एक बार उनको सुनते हैं। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हैं दोबारा। मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। Very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The
Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो सीज फायर की इस बड़ी खबर के बीच एक और बड़ी खबर है जो सीज फायर के पहले से इनफैक्ट जो है सोशल मीडिया पे जा रही कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो समा टीवी ने बड़ा दावा किया है कि पाकिस्तान के जो नेता हैं इमरान खान की जेल में आईएसआई ने हत्या करा दी है। अदियाला जेल में आईएसआई पर हत्या का आरोप है। दबाव में चैनल ने रिपोर्ट को वापस ली है और उन पर सरकार ने और सेना ने दबाव बनाया कि देश में गृह युद्ध की आशंका हो जाएगी। गृह युद्ध की आशंका वाली खबर भी हटा दी है। हालांकि समा पर पाकिस्तानी मीडिया समा टीवी का बड़ा दावा, ये देखिए हमने वो टेलीविजन स्क्रीन पर जो दिखाया है चूंकि वो उर्दू में है उसका हिंदी रूपांतरण में आपको दिखा रहे हैं कि अदियाला जेल में आईएसआई पर हत्या का आरोप है और कुछ दिन पहले ही इमरान खान के साथ बदसलूकी की खबर भी आई थी। दबाव में चैनल ने रिपोर्ट को वापस ले लिया है, लेकिन ये केवल समा टीवी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बहुत से बड़े जो हैंडल हैं वो भी अपने हैंडल से ट्वीट करके खासतौर पे जो एक्स पर जो पोस्ट कर रहे हैं उसमें भी इमरान खान के हत्या की खबर जो है वायरल हो रही है। और पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की सेना मीडिया पे दबाव बना रही कि वो इस खबर को आगे ना बढ़ाए क्योंकि इससे पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है। आपको बताऊं कि कल रात एक दिन पहले यानी 8 तारीख की दरमियान 8 और 9 की दरमियानी रात में इमरान खान के समर्थक सड़कों पे आ गए थे इमरान खान को जेल से छुड़ाने की मांग को लेकर के और स्थिति काफी भयावह हो गई थी। करीब हजारों की संख्या में इमरान समर्थक सड़कों पे थे। अब वो इमरान खान को छोड़ने की बात कर रहे थे और इस बीच इमरान खान के मारे जाने की खबर, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरीके से खबर को हटाया जा रहा है, गृह युद्ध की आशंका की बात की जा रही है, वो बताता है कि कहीं ना कहीं इस बात में कोई सच्चाई है। लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि इमरान खान, हालांकि जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, पाकिस्तान की सरकार है, उनको इस बात को आगे आकर के साफ करना चाहिए कि स्थिति क्या है, क्योंकि वो उनकी तरफ से कोई डिनायल भी नहीं आया है। इसलिए आशंका बढ़ती है कि शायद उनकी हत्या, ये जो खबर है हत्या की, वो सही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो सेना है, आईएसआई है, उसमें किसी ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है, डिनाई नहीं किया है कि यह खबर गलत है। केवल खबर को हटाने की बात की जा रही है, लेकिन खबर को खंडन खबर का नहीं किया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह खबर शायद सही हो और इमरान खान की हत्या हो गई, क्योंकि 2 दिन पहले भी इमरान खान के साथ बदसलूकी की खबर जो है वो आई थी। अब बढ़ेंगे आगे और आगे बढ़कर सबसे पहले मैं अपने मेहमान जो आज हमारे साथ हैं इस चर्चा पे आगे बढ़ाने के लिए उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। रक्षा विशेषज्ञ के रूप में सुदर्शन चक्रपाणी जी हमारे साथ हैं, सिद्धार्थ दवे हैं विदेश मामलों के जानकार, वो भी हमारे साथ हैं, जेके बंसल जी हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे, और विनोद बंसल जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और ऐसे मसलों पर बहुत ही अच्छी समझ और बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं। और सिरसा में जो घटना हुई है कल रात में, उस पर भी विनोद मेहता जी से मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी जानकारी लूँ, चूँकि सिरसा से हैं विनोद मेहता जी। तो सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत जो है मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो जुड़े हैं विनोद मेहता जी, मैं उन्हीं से करना चाहूंगा। विनोद जी, ये जो खबर आई है, 2 खबरें हैं। एक तो सीज फायर हो गया, जब हम लोग बात कर रहे थे दिन में तभी लग रहा था कि युद्ध आगे जाएगा और आगे की बात पे करेंगे, लेकिन आप जब हम 7 बजे बैठे तो सीज फायर हो चुका है। तो सीज फायर पे सबसे पहले आप बताइए कि 12 तारीख को बातचीत होनी है और मोदी के बारे में कहते हैं, ट्रंप भी कहते हैं कि मोदी इज ए टफ नेगोशिएटर। तो ये जो टफ नेगोशिएटर का शब्द है, तो नेगोशिएशन में भारत अपनी शर्तों पे जो है ये सीज फायर के लिए राजी हुआ है। तो भारत की शर्तें क्या हो सकती, क्या जिन मुद्दों को लेकर के भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंध विच्छेद किया था, सिंधु जल समझौते की तरफ में इशारा, क्या सिंधु जल समझौता जो है पे जो स्थगन है वो लागू रहेगा, क्या जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको फिर से शुरू करने की औपचारिकता भर की जाएगी, बाकी चीज़ें जो है उसी तरीके से रहेगी। मैं चाहता हूं कि आप अपनी नज़र से जो है इसका विश्लेषण थोड़ा करें। जी देखिए मुकेश जी, पहले तो आपको और पूरे देशवासियों को बधाई। सीज फायर का मतलब होगा कि आपने आधा युद्ध जीत लिया और बिना लड़े जीत लिया जी। सिर्फ 4 दिन के ट्रायल के बाद अगर सीज फायर हुआ है, इसमें काफी चीजें पाकिस्तान काफी
बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। पहला तो ये है कि युद्ध में कौन मजबूत है कौन कमजोर है ये बाद में तय होता है, समय जो होता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस वक्त पाकिस्तान में अंदरूनी हालात उसको अलाउ नहीं करते कि वो लंबा लंबा युद्ध लड़े। दूसरा, पाकिस्तान ने जो कल रात किया 400 के आसपास जगह, यानी आप ये समझो कि कच्छ से गुजरात से लेके और जैसलमेर तक उसने कोई हमारा एयरबेस नहीं छोड़ा जिसको उसने टारगेट नहीं किया हो। लेकिन एक भी उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ। केवल जम्मू शहर में एक मकान, वो भी आधा, पूरा नहीं गिरा, आधा गिरा। तिरसा एयरबेस को हाट करने की कोशिश की गई। उनकी जो मिसाइल को या उसको कोई भी वेपन बोलो, मलवा उसका टेक्निकल पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन मैं मतलब बड़ी चुकाने वाली बात कर रहा हूं कि वो 3 फुट गहरा खड्डा भी नहीं कर पाई। जिस खेत में वो गिरी उसमें 3 फुट गहरा खड्डा भी नहीं है। और इसको मैं मजाक में भी कहूं और सीरियस भी कहूं, ऐसे प्रोजेक्ट तो हमारे पंजाब और हरियाणा में ये जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाने वाले मिस्त्री है ना, ऐसे प्रोडक्ट तो वो भी बना देते हैं। तो मुझे तो हैरानी हो रही है कि पाकिस्तान ने इतना पैसा खर्च किया, चाइना से प्रोडक्ट खरीदे और वो खुश हो गए। तो उनको भी एहसास हो गया कि उनके जो वेपन्स और टारगेट दोनों बुरी तरह से फेल हो रहे हैं, समय उनका साथ नहीं दे रहा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो इस वक्त बलूचिस्तान में जो उभार आ रहा है, पाकिस्तान पे अंदरूनी दबाव है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, सेना को लेके लोगों पे ट्रस्ट नहीं बचा हुआ, तो वो लंबा युद्ध झेल ही नहीं सकते, खींच ही नहीं सकते। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि सीज फायर की जो भी आउटकम हो, मुझे लगता है पॉजिटिव आउटकम आएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव आउटकम नहीं भी आती तो पाकिस्तान युद्ध नहीं लड़ सकता। और हिंदुस्तान ने जो 3-4 दिन में किया है उससे पूरे वर्ल्ड में 2 मैसेज बड़े लाउड एंड क्लियर गए हैं। एक तो हिंदुस्तान में अब वो लीडरशिप नहीं है जो पहले हुआ करती थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और बड़ी विल पावर वाली लीडरशिप है। और आर्थिक स्थिति, इस लीडरशिप को पब्लिक का भी सपोर्ट है और आर्थिक स्थिति भी हमारी काफी मजबूत है। और आर्थिक स्थिति से भी ज्यादा प्रधानमंत्री के साथ देश का एक एक नागरिक खड़ा हुआ है। कोई फैसला गलत हो, युद्ध में कई बार गलत फैसले भी लिए जाते हैं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब प्रधानमंत्री के पक्ष में खड़े हुए हैं। ये पूरे वर्ल्ड को मैसेज गया। दूसरा, 3-4 दिन से हमने जो पोस्चर रखा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ना चाहते, हम आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। आतंकवाद चाहे वर्ल्ड में किसी कंट्री के खिलाफ हो, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उस कंट्री के भी साथ खड़े हैं जो आतंकवाद की मार झेल रहा है। तो ये बड़ा लाउड मैसेज गया। अब आप आ जाइए कि वर्ल्ड में स्थिति क्या है। ट्रंप ने जो इंटरवेंशन किया उसका एक रीजन है, ट्रंप इस वक्त टैरिफ वार से लड़ रहे हैं। उनको भी ये सूट नहीं करता कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध लंबा चले। उनका जो टैरिफ वार है वो चाइना फेल होता है या उसमें कोई डाइल्यूशन आता है। तो ये ट्रंप के भी इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान लंबी लड़ाई में नहीं जाएं। ये पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में है कि वो लंबी लड़ाई में नहीं फंसे। और हमारे इंटरेस्ट में ये है कि हमको कोई युद्ध लड़ना ही नहीं है, हमको सिर्फ मैसेज देना है कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो मैसेज देने में भारत बहुत अच्छी तरह से सफल हुआ है। और जहां तक नुकसान की बात है, हमने भी उनका नुकसान किया है, उन्होंने भी नुकसान की कोशिश की है, लेकिन वो हमारा नुकसान नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान को भी एक मैसेज चला गया कि भाई हमारे पास जो भी हथियार है, प्रोपगंडा जितना मर्जी करें, लेकिन उनमें तंत्र नहीं है, दम नहीं है, ज्यादा लंबा लड़ नहीं सकते। तो ये उनके भी इंटरेस्ट में है कि वो सीज फायर को ठीक ठाक तरीके से भारत की शर्तों पे कंटिन्यू करें और ये रिलेशन जो है आगे लड़ाई में नहीं बदले। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जितना नुकसान भारत का हुआ है उसका 1000 गुना ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उससे उस नुकसान को करने में हो गया है, क्योंकि जितनी की मिसाइलें उनकी है, जितने के ड्रोन उनके हैं, उसके मुकाबले अगर कहें तो कोई नुकसान जो है, अगर मॉनेटरी टर्म में कहें तो कोई नुकसान जो है भारत को होता दिख नहीं रहा है। लेकिन भारत ने जो स्ट्राइक किया, भारत ने जो नुकसान किया, वो पाकिस्तान की कमर तोड़ चुका है और इसी के कारण वो घुटनों पर आकर के मनुहार कर रहा था इनफैक्ट ट्रंप से कि हमें भारत से सीज फायर करवा दो। करेंगे चर्चा आगे भी। हमारे साथ सिद्धार्थ दवे हैं, विदेश मामलों के जानकार। सिद्धार्थ जी, 2 दिन से आपसे बात हो रही है और इस दिशा में भी हम लोग बात कर रहे हैं। आज जो सीज फायर के लिए बात हुई है उस पर तो हम कहेंगे ही, आपसे उस पर चर्चा करेंगे ही, लेकिन एक चीज जो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा,
इस पर आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो सीज फायर हुआ है कि भविष्य में अगर इस तरह की कोई घटना होती है आतंकवाद की तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर मान करके ट्रीट करेगा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी मनीष जी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, किंतु वो उस टॉपिक पे मैं उसके पहले मैं कुछ 2-3 बिंदुओं को और टच करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि जो सीज फायर का जो भी बात हुई वो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने 3:35 पे अपने काउंटर पार्ट को यानी कि भारत को ये बात कही कि हम जो है सीज फायर करना चाहते हैं। यानी कि सीज फायर की गुहार या वो आग्रह कौन करता है? जो हारा हुआ देश होता है वो करता है। दूसरी बात, जो आईएमएफ लोन की बात है तो उसमें भी यूएस की तरफ से ये कहा गया है कि 1 बिलियन का प्रोविजनल रिलीज जो है वो आपको इमीडिएटली हम दे सकते हैं और बाकी का जो है बैलेंस वो सब्जेक्ट टू कंप्लायंस रहेगा। ये दूसरी बात है। तीसरी और बहुत अहम बात है वो है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी 23 अप्रैल 9:15 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने कहा था कि वो अबेयंस में डाल दी गई है, तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या वापस हम स्थिति हो गई है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी रिमेन्स अंडर अबेयंस और भारत जो है आने वाले टाइम में उनके जो 3 नॉर्दर्न रिवर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर वो काम कर सकता है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई कि यूएस और पाकिस्तान और समग्र विश्व जो डॉक्ट्रिन ऑफ वॉर है उसमें बदलाव लाने में समर्थ हुआ है। यानी कि जो आपने बताया इस मायने क्या होते हैं वो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि टेररिज्म एज एन एक्ट ऑफ वॉर मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण बात है, दिस हैज क्रिएटेड अ शिफ्ट इन द लीगल फ्रेमवर्क। यानी कि पहले जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 51 है कि जिसमें जो परमिट करता है कि कोई भी आर्म्ड अटैक होता है वॉर के सिचुएशन में देश सेल्फ डिफेंस में जो है वापस कोई भी प्रीएम्प्टिव या फिर रिटेलिएटरी एक्शन ले सकता है। इस केस में अब क्या होगा कि जब एनी एक्ट ऑफ टेरर शैल बी कंसिडर्ड एज वॉर, यानी कि एक्ट ऑफ टेरर हैज कम अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। ठीक है। दूसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब तक जो पाकिस्तान का स्टेट क्राफ्ट में टेररिज्म को हमेशा से एक टेररिज्म की हमेशा से एक सुप्रीमेसी रही है। 48 में कबायली आए थे, रेगुलर आर्मी तो नहीं थी, कबायली थे। रेगुलर आर्मी इन द फॉर्म ऑफ कबायली से लेकर, मैं 48 से लेकर आपको अब तक की बात बता रहा हूं, तो टेरर या टेररिज्म जो था वो पाकिस्तान के लिए एक स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा था। वहां पे जो टेररिस्ट होते हैं उनको एक बहुत बड़ा दर्जा मिलता है, जो हमारे देश में शायद जो जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, उस तरह का उनका एक एलिवेशन, अगर मैं डिप्लोमेटिक भाषा बोलूं तो प्रोटोकॉल में वो उनका एक अलग लेवल रहता है। बिल्कुल जी। जो ये स्टेटस है इससे ये हो गया है कि जो स्टेट ऑन स्टेट कॉन्फ्लिक्ट जब भी होगा तो उसमें ये एक्ट ऑफ टेरर की वजह से मिलिट्री रिस्पॉन्स जो है वो हमारी तरफ से लेजिटिमेट होगा अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये दूसरी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भारत का केस ग्लोबल फोरम्स में जैसे यूएन हो गया, एफएटीएफ हो गया, उसमें और ज्यादा पुख्ता हो जाएगा और पाकिस्तान को जो है हम डिप्लोमेटिकली और आइसोलेट कर सकेंगे, पर्टिकुलरली जो टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज हैं उसके बारे में। इसके अलावा फाइनल जो है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में हमेशा जो पाकिस्तान, हम उसको कहते हैं ग्लोबल एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म और वो सब हम बताते हैं, तो अब कहीं ना कहीं पे वो इंटरनेशनली अकाउंटेबल हो जाएगा। किसी भी घटना जो भी भारत में होती है या फिर भारत के बाहर कहीं पे भी होती है उसके जिसमें पाकिस्तान निर्लिप्त है। तो ये बहुत बड़ा बिल्कुल आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में मुझे लगता है कि ये कि बहुत बड़ा एक्शन होगा। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी इसकी नहीं हुई है। चक्रपाणी जी के पास मैं जाऊंगा। चक्रपाणी जी, क्या आपको भी लगता है कि ये जो एक्ट ऑफ वॉर करने की घोषणा, और एक तरीके से जब हमने देखा जब 9-8 के दरमियानी रात जब भारत ने स्ट्राइक किया था और उसमें जो आतंकी मारे गए थे, उस आतंकी के जनाजे में जिस तरीके से भारतीय स्ट्राइक से मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे। राष्ट्रपति, पाकिस्तान की राष्ट्रपति की तरफ से जो है इस पर जो फूल जो है वो चढ़ाए गए थे उस पर, और उसका संदेश था बाकायदा, और ये पब्लिक में था।
ऐसा नहीं कि उसे छुपा के लाया गया था, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में पाकिस्तान के था। क्या आपको लगता है कि यह जो आतंकवादियों को स्टेट ऑनर दिया जा रहा है पाकिस्तान में, ये उसके खिलाफ ये लड़ाई होगी, ये उसके खिलाफ ये डिसीजन होगा, और इस डिसीजन के बाद पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो दुनिया के सामने तो हम पहले से बेनकाब हो चुके हैं, अब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है एक्ट ऑफ वॉर के बाद जो पाकिस्तान को इस पॉलिसी में भी चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले मुकेश जी, सुदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं को सुदर्शन चक्रपाणी का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत जी। देखिए, आपने जो कहा है और मुझसे पहले जो प्रवक्ता ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था जी। एक्ट ऑफ वॉर जो है वो टेररिज्म है विदाउट एनी डाउट, और ये चीज इंक्लूड की गई है हमारे जो भी सीज फायर के बेसिक जो प्रोटोकॉल बना है उसमें। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह से आगे चल के पाकिस्तान को, जो आपने बताया कि जर्नैल भी खड़े थे जनाजे में, प्राइम मिनिस्टर ने फूल भेजे थे, ये सारा इस सब का खामियाजा बहुत महंगा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। ये मत भूलिएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल। मतलब यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी कंटिन्यूज टू बी इन अबेन। हमारे लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि जो हमने पाया है पाकिस्तान को घुटने पे लाके, इसको हम ना खोएं जैसे हमने 1971 में खोया था। बिल्कुल। और इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि इंडस वाटर ट्रीटी के आसपास पाकिस्तान को भटकने ना दें, पाकिस्तान को कोई रियायत ना दें, और पाकिस्तान आर्मी को उतना ही जमीन पे रखे रहे जितना आज है, और आगे और भी ज्यादा उनकी नाक जमीन पे रगड़ी जाए। बिल्कुल। यानी अभी जो आप ये कह रहे हैं कि सीज फायर में 12 तारीख को जो बातचीत होनी है उसमें अपनी शर्तों पे भारत ये करे, और अगर शर्त नहीं करे तो फिर से ये जो ऑपरेशन, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी होल्ड है, खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं किया गया है। विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। दो चीज़ें हैं, एक तो जो एक्ट ऑफ वार, मैं इस पर ये चाहूँगा कि एक्ट ऑफ वार की ज़रूरत हुई 2001 से, अगर हम बात करें उसके पहले की बात छोड़ दें, 2001 से लेकर के 2008, उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, अक्षरधाम, अहमदाबाद, गुजरात, लगातार जो है आतंकी हमले हुए हम पे, और हम उसे एक आतंकी घटना के रूप में ट्रीट करते रहे। हम डोजियर बना करके पाकिस्तान को देते रहे, और पाकिस्तान उस डोजियर को अपने डस्टबिन में फेंकता रहा। क्या आपको लगता है कि यह जो नीति है कि एक्ट ऑफ वार, एक्ट ऑफ टेररिज्म को अगर हम एक्ट ऑफ वार की तरह ट्रीट करेंगे, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें अब रुकेगी, और पुलवामा को हम ये कह सकते हैं कि इस मूव के बाद ये आखिरी घटना होगी पाकिस्तान की तरफ से? ये एक्ट ऑफ वार एक बहुत ही बड़ा लाउड मैसेज है पूरी दुनिया को कि भारत अब 20 साल पीछे का भारत नहीं है जी। भारत अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ना जानता है, उनका सफाया करना जानता है, और फ्यूचर में सफाया करेगा भी। इसको आप केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं कीजिए। बिल्कुल। इसका मैसेज ये है कि दुनिया का कोई भी कंट्री अगर भारत में किसी तरह की भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया जाएगा तो उसको हम अपने खिलाफ युद्ध मानेंगे। अब नजदीक तो हमारे पाकिस्तान है, कंसीडर भी पाकिस्तान ही होगा, पर मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। दूसरी बात जो आपने 2001 से लेकर सारी घटनाओं का जिक्र किया, पिछले 4 दिन की एक्टिविटी से एक मैसेज बड़ा साफ गया कि आपने उन सारे टेररिस्ट को ऑलमोस्ट, कोई 1-2 बच गए हो तो आपने खत्म कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आपने कंधार में जो लूज किया था जी, जिसको हम लोग मानते नहीं है कि हमने लूज किया, पर हमारी हरासमेंट हुई जी, आपने उस दाग को भी धोया, आपने मुंबई अटैक के दाग को भी धोया, और उसके बाद बिल्कुल अच्छी तरह से पूरी सफाई कर दी, और पूरा एक लाउड मैसेज पूरी दुनिया को चला गया कि अब जो भारत में पहले पाकिस्तान करता रहा है वो अब कभी नहीं होगा। और मैं आपको आज बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 12 तारीख की मीटिंग अभी लंबी चलेगी, इसका जो भी आउटकम हो, लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अब जल्दी से भारत में घुसने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक तो सब लोग मीडिया में, पाकिस्तान मीडिया के प्रोपगंडे से प्रभावित हैं। जब सच्चाई बाहर आएगी सबको बड़ा अच्छा खासा
सेका लगा है और टेररिस्ट को बहुत अच्छा खासा सेका लगा है। किसी बंकर में बच नहीं पाएंगे, ये उनको पक्का पता, इस 4 दिन के एक्शन से पक्का पता चल गया सबको कि छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे और बहुत बुरी तरह मारेंगे। कहूँगा ये थोड़ी सी राजनीति से संबंधित है कि ये जो एक्ट ऑफ वॉर अगर ये होगा तो अगर इसका जो मैसेज है, क्या धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के जो हालात बदल रहे थे और उसमें ये एक तरीके से ऑब्स्टैकल करने, क्या उससे इस पे असर पड़ेगा कश्मीर में? मुकेश जी ऐसा है, एक्ट ऑफ वॉर अभी आज एक मीटिंग में एक डिसीजन हुआ जी, उसका फ्रेमवर्क बनेगा, उसका एक प्रोटोकॉल बनेगा, उस पर चर्चा तब होगी जब वो बन के बाहर आएगा। लेकिन मैंने तो आज की सिचुएशन का जिक्र किया है कि केवल भारत का यही कह देना कि हम इसको युद्ध ट्रीट करेंगे, ये पूरी दुनिया में एक लाउड मैसेज है। मैंने केवल उसके जो राजनीतिक संदेश है, जो कूटनीतिक संदेश है, मैंने सिर्फ उसका जिक्र किया है। इसका फ्रेमवर्क अभी ना मेरे पास है, ना आपके पास है, ना मेरे दूसरे साथी वक्ताओं के पास है। जब इसका फ्रेमवर्क बन के आएगा तब पता चलेगा जी इसका फ्रेमवर्क क्या होगा, इस पर भी चर्चा करें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और एक्ट ऑफ वॉर पे हम चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ दवे जी के पास जाएंगे। सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से विनोद मेहता जी कह रहे हैं कि इसका असर होगा और कोई भी आतंकी जो है अब वो हिम्मत नहीं करेगा कि फिर से हम इस तरीके की गतिविधियां, क्योंकि बंकर में कहीं भी छुपे रहेंगे आप तो आपको ढूंढ करके मार दिया जाएगा, आपको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जब आतंकी डरने लगेंगे तो कश्मीर में इंटरफेयर भी बंद हो जाएगा सीमा पार से। कश्मीर में जब सीमा पार से इंटरफेयर बंद हो जाएगा तो कश्मीर में जो रियल जो भारत का 370 बनने के बाद कश्मीर में हुआ है, क्या वो असल रंग जो है निखर करके इस डिसीजन के बाद आएगा? देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि हमने बात तो कर दी है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर शैल बी एक्ट ऑफ वॉर, बट इसमें सबसे बड़ा जो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक जिसको मैं देख सकता हूं वो ये कि इसमें विल नीड रोबस्ट एविडेंस। ये इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड रहा है या ये पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान इज बिहाइंड इट। अब कल उठ के अगर कुछ होता है वैली में और पाकिस्तान कहता है जी नहीं जी ये तो समथिंग हैज कम फ्रॉम लेट्स से अक्रॉस चाइना की तरफ से हुआ है, या उसको डिनाई करता है, या फिर उसमें कहने का तात्पर्य ये है कि हमें उस केस में विल नीड रोबस्ट एविडेंस। सिद्धार्थ जी, पाकिस्तान तो हमेशा से कहता रहा है इस वाले एक्ट को, इसको भी कहा है, मुंबई अटैक को भी कहा है, किसी भी आतंकवादी घटना को मान तो नहीं रहा है। सही बात है आपकी, बट जब हम इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं हमें उसको अब एक अलग लेवल पे हम जा रहे हैं। जब हम उसको स्टेट क्राफ्ट से दूर करने का जो प्रयास पूरा चल रहा है, हम उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस डॉक्ट्रिन हमारा जो जिस पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, ये मेरे ख्याल से जो 2016 और उसके बाद 2019 उरी और बालाकोट के तब से शुरुआत इसकी हो चुकी थी। तो जब हम जीरो टॉलरेंस डॉक्ट्रिन की तरफ जा रहे हैं तो उसकी एक डेटरेंस तो होती है कि भाई हमारा इतनी बड़ी सेना है, हमारा इतना बड़ा बल है, इतना माइट है, तो एक उसकी डेटरेंस रहेगी। किंतु देखिए आखिर में तो ये पाकिस्तान है और किस हद तक या कब तक ये डेटरेंस रहेगा। देखिए 12 को फिर डीजीएमओ लेवल पे क्या नेगोशिएशंस होती है, क्या बात होती है, इस बीच में क्या होता है। लेट्स वेट एंड वॉच ऑन दिस एंड उसके बाद थोड़ा पिक्चर क्लियर हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन देखिए जो बात आपने कही कि ये पाकिस्तान के संदर्भ में ही है, क्योंकि अब तक भारत में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो सभी के सभी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ही है। कुछ में बांग्लादेश का भी हाथ है, लेकिन ज़्यादातर में 99.99 अगर कहें तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड रहे। इसलिए इसका मतलब ये जो शब्द जो है या ये जो डॉक्ट्रिन बनाने की कोशिश की, ये जो एक मैसेज देने की भारत से कोशिश है, वो पाकिस्तान को ही मुख्य रूप से मैसेज देने की कोशिश है। और पाकिस्तान का ही दखल जो है कश्मीर में अशांति के लिए है, कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए है। तो मैं इसी लिहाज से ये चीज़ पूछ रहा था। और एक और भी मैं सवाल मैं विनोद मेहता जी से या सुदर्शन चक्रपाणी जी से, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से।
जी जी जी। यूएन में भी कई फोरम्स में, कई प्लेटफॉर्म्स में जब टेररिज्म को डिफाइन करने की बात आई, तभी भी हमने इस बात को बहुत ही मुखर तरीके से भारत ने रखा है। और जो कई बार जो एक इमर्जिंग ट्रेंड हो रहा है, इमर्जिंग नॉर्म बन रहा है ग्लोबल लेवल पे, कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है ये कन्वेंशनल एग्रेशन जो पहले देखा जाता था उसके ही समानांतर, उसी की तरह से देखा जाएगा। तो ये जैसे अभी हमास इज अ नॉन स्टेट एक्टर, तो anything happening from a non-state actor but rooted within the state or supported by the state shall be considered like a conventional aggression, जो यानी कि जो पहले का जो बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान भी अपना स्टैंड चेंज करेगा। हो सकता है अपना व्यवहार ना बदले, अपनी रणनीति बदले, अपने मदद करने के तरीके में थोड़ा कहें बदलाव लाए, और क्योंकि आतंकवाद तो उसकी जड़ में, उसकी मूल में है, तो शायद इतनी जल्दी वो उससे अलग नहीं हो सकता है। सुदर्शन चक्रपाणी जी जो है थोड़ा डिसॉल्व हो गए, मैं एक बार कहूँगा उनको जरा ठीक से लाए। विनोद मेहता जी, ये तो बात हुई 370 की कश्मीर की, क्या जो भारत के भीतर के जो पाकिस्तान है, क्या उस पर भी कोई असर होगा इसके? क्योंकि अक्सर तो लड़ाई जो है भारत में, तो भारत के भीतर के पाकिस्तान से ज़्यादा है। जितने पॉकेट्स बनते जा रहे हैं भारत के भीतर में पाकिस्तान के, उन पर इसका असर होगा। दो चीज़ का, ये केवल एक्ट ऑफ वॉर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो इस तरीके से सीज फायर, भारत एक तरीके से कहें जो विजयश्री को हासिल किया, मैं ये कहूँगा, यह जो सीज फायर है भारत अपनी शर्तों पे अगर करता है, 2 दिन में अगर पाकिस्तान घुटने टेक देता है, तो इसका क्या असर भारत के उन लोगों पे होगा जो अब तक जो है पॉलिटिकल फॉर्म में या किसी झंडे के, किसी बैनर के तले खड़ा होकर के भारत का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई एक्टिविटी हो पाएगी। भारत और भारत की सरकार का मैसेज बाहर और अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग गया है। मैं इसको बड़े देसी एग्जाम्पल के तौर पे बोलूंगा कि शेर पूरे जंगल को नहीं खाता है। जब शेर आता है तो शेर आने का मैसेज होता है। आपने जो 4 दिनों में किया है और इस प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में जो 4 दिनों में हुआ है, वो वही मैसेज है जो शेर के आने का मैसेज होता है, और जंगल खाली हो जाता है। जंगल बाहर का भी खाली हो गया और जंगल अंदर का भी खाली हो गया। एक लीडरशिप का ना एक मैसेज होता है। अब इसको आप कंपेयर कर लो, पहले की लीडरशिप के बारे में मैसेज था यार ये कुछ नहीं कर सकते, तो बाहर की ताकतें और अंदर की ताकतें दोनों हावी होती थी। आज की लीडरशिप का मैसेज है कि ये कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, ये कुछ भी कर सकता है। तो ये मैसेज बड़ा लाउड एंड स्ट्रॉन्ग है, इनसाइड एंड आउटसाइड आल्सो। मैंने आपको ओपनिंग में मुबारक किस लिए दी कि ये सीज फायर, बिना युद्ध लड़े आपने युद्ध जीता, ये काबिले तारीफ है, काबिले मुबारक भी है। और कोई भी आदमी अगर उसका दाव ऊपर पड़ता हो तो कोई किसी से लिहाज नहीं करता। अगर पाकिस्तान मजबूत होता किसी भी सूरत में, उसने 4 दिन के सूरत हालात को ढंग से देखा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये युद्ध लंबा चल जाता, तो छोटी सी बात में खत्म करता हूं, 3 चीजें बिल्कुल तय थी। बलूचिस्तान अलग स्टेट होता, अलग कंट्री होता, नंबर 1। पाकिस्तान में तख्ता पलट होता, नंबर 2। और पाकिस्तान एक दिवालिया स्टेट घोषित होता, नंबर 3। ये 3 चीजें पक्की थी। आप इनको सर्कमस्टांसिस से देख लो। 4 दिन पहले जैसे ही हमने अटैक किया, बलूचिस्तान ने 14 सैनिक मार दिए पाकिस्तान के। बिल्कुल। आप विद इन कंट्री जिसको क्लेम करते हो कि 24 करोड़ पाकिस्तानी एक तरफ, अरे 6 करोड़ तो आपको अंदर ही जूता मारने के लिए तैयार बैठे। तो 24 में से 6 तो पहले वो माइनस करो, 18 रह गए। और 18 के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। मतलब इतना ज्यादा कंट्री बुरे हालात में है, डेफिशिएट में है कि आप उनको चला ही नहीं सकते। तो ये 3-4 चीजें तय थी और इसका एहसास पाकिस्तान को है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और ये इंडिकेशन कल से ही आने लगे थे कि जब पाकिस्तान के, अच्छा एक बात मैं और बताता हूं, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि युद्ध लंबा हो। अगर युद्ध लंबा होता है तो उनको पता है कि यहाँ पे हमेशा आर्मी डोमिनेट करती है और ये वर्तमान जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इनका सत्ता तख्ता पलट खड़ा है। नवाज शरीफ का लंदन से वापिस आना, अपने भाई को समझाना, और अमेरिका ने कल शहबाज शरीफ से बात करने के बाद पाकिस्तान के कमांडर से बात की, आर्मी चीफ से बात की। इसके आप इंडिकेशन देखो कि वहां अंदर इतनी थरथराहट थी कि जितनी जल्दी सीज फायर हो जाए बिना शोर किए उतना ही उनको लगता था कि उतना ही अच्छा है। और हमारे लिए ये है कि हम एक इकोनॉमिक ग्रोथ वाले कंट्री है। हमारी जो नई युवा पीढ़ी है वो चाहती है कि हम पैसा कमाएं, देश तरक्की करे। ठीक है, अगर हमको कोई मारेगा तो हम अपने आर्थिक हित अलग रख के लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारी प्रायोरिटीज है कि हम तरक्की करें, हम एक डेवलप स्टेट का जो
मिशन है हमारा, हम उसको पूरा करें। डेवलप कंट्री का जो मिशन है 2047 उसको पूरा करें। हमारे लिए ये अच्छा है कि बिना युद्ध लड़े अगर आपका दुश्मन सीधा होता है, लेकिन एक तो चीज ठीक है, नहीं सीधा होता तो हमने कोई मना नहीं किया, हमने केवल एक छोटा सा स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया है, रास्ता फिर खुला है। नहीं मानेंगे तो जैसे अब 4 दिन। लेकिन आपने तीन बातें विनोद मेहता जी, आपने 3 बातें कही कि एक तो बलूचिस्तान अलग हो जाता अगर ये लंबा खिंचता, दूसरी बात आपने की तख्ता पलट हो जाता, तीसरी बात की आर्थिक बदहाली यानी कंगाली की कगार पे पहुंच जाता। ये तीनों कंडीशन भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा है, पाकिस्तान में ऐसा हो तो भारत अगर ये जानता है तो वो कंटिन्यू करना चाहिए भारत को, इसको सीज फायर के लिए राजी क्यों हुआ? देखो हमारी हार्ट क्या है, हमारी आत्मा क्या है। भारत एक ऐसा कंट्री है जो किसी का बुरा नहीं चाहता, इसलिए हमारी वर्ल्ड में इमेज है। हमारे वीजा की रिस्पेक्ट है, हमारे पैसे की रिस्पेक्ट है, हमारी जुबान की रिस्पेक्ट है। हम लोग ऐसे कंट्री नहीं है जो किसी का बुरा। ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी बात कही कि हम हमारी छवि ऐसी है जो पाकिस्तान भी इस बात को समझता है और हम इसी छवि के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए हमें विश्व गुरु भी लोग कहते हैं। चक्रपाणी जी, हमारी इमेज ये है, हम जो करते हैं वो विश्व के लिए अच्छा करते हैं, किसी के बुरे में नहीं है, लेकिन हमको कोई नुकसान करेगा तो हम उसका जवाब ठोक के देना जानते हैं। मतलब ये दोनों मैसेज मुझे लगता है कि इस सीज फायर, इस लड़ाई और इस सीज फायर से गया है कि हमें अगर तुम छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और हम एक शांति प्रिय देश हैं और हम विश्व बंधुत्व की बात भी करते हैं। सुदर्शन चक्रपाणी जी क्या कहेंगे आप? देखिए मुकेश जी, आपको याद होगा कल ही जब हम बात कर रहे थे जी, तो मैंने कहा था कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये युद्ध खत्म होना है जी। और चाहे जैसे विनोद जी कह रहे थे 3 चीजें जो होनी है, इनमें से तीनों की तीनों होंगी, चाहे युद्ध खत्म हो या ना हो। और हमने ये तो सुनिश्चित कर लिया है। हाँ। तो 3 चीजें इंक्लूड करके या एक्सक्लूड करके, एक इंडस वाटर, बिल्कुल, दूसरा टेररिस्ट एक्ट जो है, एनी टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर, बिल्कुल, और तीसरा हमने अभी तक किसी भी मसौदे के ऊपर हमने एग्री नहीं किया है, इसके ऊपर वार्तालाप होगी। और युद्ध विराम इज ओनली कंडीशनल, कि जो हम शर्त लगाएंगे वो शर्त पूरी होंगी। बिल्कुल। तो ये ना सोचिए कि पाकिस्तान को छोड़ दिया गया है। कल जो है एक भाई बंदर को एक लॉलीपॉप दिया जाता है या एक केला दिया जाता है कि भैया आप ये केला पकड़ लीजिए, तो कल थोड़ा सा IMF से पैसे मिले हैं कि अगर आप जब ये नहीं मानेंगे भारत की शर्तें, तो जो एक केला आपके पास है ये भी वापस चला जाएगा। नहीं, अभी तो लोन अप्रूव हुआ है, डिसबर्स नहीं हुआ है। लोन अभी अप्रूव्ड है, डिसबर्स नहीं हुआ है, केवल अप्रूव्ड है। बिल्कुल, तो वो भी आपका रुक सकता है। ये केला बचा हुआ है उनके पास, बस दिखा रहे हैं कि बंदर को पिंजड़े के अंदर रखा है और केला बाहर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आखिरी कमेंट प्रोग्राम को, तो ये पूरा का पूरा मसौदा बना रखा है। बिल्कुल, और हमें मालूम है हमें क्या चाहिए जी। और देखिए ये पुराना भारत नहीं है, ये विश्व गुरु अपने आप बिना मिलिट्री पावर के नहीं बन सकता। बिल्कुल। और विश्व गुरु के लिए देखिए अब कैसा है, एक बड़ी लाठी होनी चाहिए लेकिन उसको आप मखमल के कपड़े से कवर करनी चाहिए। यही चाणक्य ने कहा था, यही हम अब कर रहे हैं। बिल्कुल। हमको अपने जो अर्थशास्त्री हैं, जो युद्ध शास्त्री हैं चाणक्य जैसे, उनकी तरह हमें बनना है। हमें सुनजू वंजू की तरफ नहीं जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का भी समय आ रहा है और हमारे साथ जुड़ने के लिए चक्रपाणी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद मेहता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सिद्धार्थ दवे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमानों का बहुत ही बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी बातें आज हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। मुझे लगता है कि जो भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, ये जो एक्ट ऑफ वार, एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वार घोषित करने की बात चल रही है, ये क्या है असल में, इसके मायने क्या है, क्यों जरूरी है, इसके क्या क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं और सीज फायर के बाद क्या क्या हो सकता है। और भारत अभी सीज फायर के लिए हामी भरा है, माना नहीं है केवल, क्योंकि शर्तें अभी भारत की जो है वो उस शर्तों पे 14 तारीख 12 तारीख को शर्तों पे बातचीत होगी। अगर उस शर्त पे पाकिस्तान मानता है तो सही है, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।